हेलो भाई, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस और एक होता है लॉजी। बायोस का मतलब होता है जीवित या लिविंग्स, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब बात आती है, सर ये बायोलॉजी टर्म्स दिया किसने था? ये बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल लैमार्क तथा ट्रीबनियस ने किया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनियस ने। अगर बात करें तो एल, लैमार्क से क्या हो गया? एल, और ट्रेविनियस से क्या हो गया? टी। एल एंड टी। और अगर याद करने का तरीका बताएं तो हम सब जानते हैं कि एल एंड टी एक कोपलिंग मशीन होती है जो ज़मीन में गड्ढे खुदाई का काम करती है और मिट्टी या बजरी भरने का काम करती है। और जो लड़के इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, मतलब जो लड़के इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, वो सब जानते हैं कि एल एंड टी एक कंपनी है सिविल इंजीनियरिंग की, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है लार्सन एंड टर्बो नाम से। तो एक की पॉइंट है, एक तरह का की पॉइंट है कि हम इससे याद कर सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनियस ने। एल से लैमार्क, टी से ट्रेविनियस। ठीक है भाई। अब बात आती है कि बायोलॉजी की हमें ना दो ब्रांचें पढ़नी होती हैं। एक तो जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, और बॉटनी को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फल कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें। और जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जो हमारे अंदर चीज़ें हैं सारी की सारी, डाइजेस्टिव सिस्टम, माइंड, हड्डियों का अध्ययन, हृदय का अध्ययन और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो सारी चीज़ें मानव के अंदर है। यानी कि हमें अपने अंदर खुद पढ़ना है कि हमारे अंदर है क्या, विटामिन्स वगैरह और क्या क्या चीज़ें हम मतलब हमारे शरीर में होती हैं, हमारे शरीर का डाइजेशन कैसे होता, सारा का सारा सिस्टम, हम जीवित कैसे रहते, वो सब हम पढ़ेंगे किसमें? जूलॉजी में। और इसीलिए अगर कंपटीशन की बात की जाए तो हम जूलॉजी ना पढ़ के हम पढ़ते हैं लाइफ साइंस, यानी कि जीवन विज्ञान।
ठीक है। जितने भी सारे सवाल बायोलॉजी से आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं, सारे के सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे बाहर रेलवे, एसएससी में बायोलॉजी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। सारा का सारा हम इसी में कवर कर लेंगे। बस आपको सारी की सारी वीडियो एक सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज में देखती चल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। ठीक है, अब हम कहते हैं सर बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु। और हम सब जानते हैं कि सिकंदर जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, सिकंदर का ही गुरु कौन था? का गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर के बारे में हम सब जानते हैं कि जैसे ही सिकंदर काबुल, कंधार, अफ़गानिस्तान से होकर भारत में एंटर किया तो सारे के सारे राजाओं ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था, सिवाय एक राजा को छोड़कर। वो कौन था? पोरस। कौन था? पोरस। और सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था कौन सा युद्ध? कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे युद्ध। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? सिकंदर। लेकिन सिकंदर विजय होने के बावजूद भी उसने पोरस की हत्या नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो प्रभावित हुआ था पोरस की बहादुरी से कि जहाँ सारे के सारे राजा आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उस समय पे पोरस ने सिकंदर से युद्ध करने की हिम्मत दिखाई। इस बहादुरी को देख के सिकंदर यहीं से वापस लौट गया था और मगध तक नहीं पहुंच पाया था। उस समय मगध काल था, वो सब हिस्ट्री की चीज़ है। ठीक है, तो हम सब इतना पढ़ रहे थे केवल कि अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता। अब सर अरस्तु को ही बायोलॉजी का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्टोरी का ऑफ एनिमेलियम। ठीक है, द हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलियम, यानी कि ऐसा अरस्तु जी ने इस किताब में ऐसा क्या लिखा? अरस्तु जी ने ऐसा इस किताब में क्या लिखा जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाने लगा? इस बुक में अरस्तु ने 500 जीवों के बारे में लिखा था। यानी कि 500 से अधिक जीवों के बारे में इन्होंने स्टडी की और उन सब के बारे में लिखा इस किताब में। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज़ूलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इसके बाद हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस।
थियोफ्रास्टस। हम सब जानते हैं कि थियोफ्रास्टस जी को क्या कहा जाता है? थियोफ्रास्टस जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस जी ने ऐसा क्या लिखा, इन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाने लगा? इन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांट टेरियम। इन्होंने एक बुक लिखी, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम, और इस बुक में इन्होंने क्या लिखा? इस बुक में इन्होंने 500 पेड़ पौधों के बारे में लिखा। इस बुक में इन्होंने 500 से अधिक पेड़ पौधों के बारे में लिखा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में अध्ययन करने से कहीं ज़्यादा कठिन है 500 एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना। हम सब जानते हैं कि 500 पेड़ पौधों के अध्ययन से अधिक कठिन काम है क्या? 500 से ज़्यादा जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। 500 से अधिक जंतुओं के बारे में अध्ययन किसने किया? अरस्तू में। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? अरस्तू। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तू। और अगर स्पेशली पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तब हम किसे कहेंगे? थियोफ्रास्टस जी को। ठीक है, भाई, मुझे लगता है यहाँ तक की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार और। लैमार्क एंड ट्रेविनियस। लैमार्क और ट्रेविनियस ने क्या कहा था? बायोलॉजी शब्द इस्तेमाल किया था पहली बार। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तू। ठीक है, और अरस्तू कौन थे? गुरु सिकंदर के। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी थी? द हिस्टोरिका ऑफ एनिमल। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरियम। ठीक है, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए,
और जो जितनी सारी थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी। चलिए इसके आगे। ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण। हम सब जानते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण का आधार हम सब जानते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण का आधार देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? जॉन रे। जीवधारियों के वर्गीकरण का आधार सबसे पहले जॉन रे ने दिया था। जीवधारियों के वर्गीकरण का आधार सबसे पहले किसने दिया था? जॉन रे ने। किसने दिया था? जॉन रे ने। लेकिन जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? लीनियस का था। जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसने का था? लीनियस का। इसी कारण हम लीनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। इसी कारण हम लीनियस को वर्गीकी का क्या कहते हैं? पिता, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसी कारण हम उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हम सब जानते हैं कि लीनियस ने सबसे पहले अपनी बुक सिस्टेमा नेचर में द्विनाम पद्धति या टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
हम सब जानते हैं कि सबसे पहले लिनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसी कारण लिनियस को ही क्या कहा जाता है? वर्गीय का पिता। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने केवल 2 किंगडम बनाए। कौन कौन से? एक था जंतु और दूसरा कौन सा था? प्लांट। जंतु यानी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। हम सब जानते हैं कि लिनियस ने ही सबसे पहले अपनी किताब सिस्टमा नेचर में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तथा इन्होंने 2 जो क्लासिफिकेशन दिए थे उनमें से एक था जंतु और दूसरा कौन सा था? प्लांट किंगडम। और इसे सबसे पहले अपनी किताब सिस्टमा नेचर, कौन सी किताब? सिस्टमा नेचर में छापा था। ठीक है। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की जगह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने ले ली, जो कि किसने दिया था? R.H. व्हिटकर ने। जिसे किसने दिया था? व्हिटकर ने। पांच जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच जगत प्रणाली। और 5 जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? 5 जगत प्रणाली देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? R.H. व्हिटकर। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के स्थान पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के स्थान पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि कौन कौन से थे? पहले कौन सा था? मोनेरा। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा कौन सा था? प्रोटेस्टा। दूसरा कौन सा था? प्रोटेस्टा। और तीसरा कौन सा था? पौधे यानी प्लांट किंगडम। कवक, फंजाई और जंतु जगत। 1 2 3 4 और 5। हम सब जानते हैं R.H. व्हिटकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनमें थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट किंगडम, फंजाई और एनिमल किंगडम। जिनमें कौन कौन से थे? एनिमल किंगडम।
मोनेरा में वो जीव जंतु डाले गए जिनमें मतलब अकोशिकीय जीव। कौन से? अकोशिकीय जीव, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु। मोनेरा किंगडम में रखे गए वायरस, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु। प्रोटेस्टा में रखे गए एक कोशिकीय जीव। कौन से? प्रोटेस्टा में रखे गए एक कोशिकीय जीव, जबकि मोनेरा में कौन से रखे गए थे? अकोशिकीय जीव। ठीक है। और हम सब जानते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की इकाई ये क्या होती है? युगलीना। क्या होती है? युगलीना, जो कि कहाँ रखी गई? प्रोटेस्टा किंगडम में। और हम सब जानते हैं कि प्लांट किंगडम में वे सभी पेड़ पौधे रखे गए जो फोटोसिंथेसिस और बहुकोशिकीय थे। जंतु जगत में सभी जंतु और ठीक है। प्लांट किंगडम में क्या रखे गए? सारे के सारे पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते थे। और जंतु जगत में कौन से रखे गए? सारे के सारे एनिमल, बहुकोशिकीय जीव। और इसमें कौन से रखे गए? कवक में कौन से रखे गए? यूकैरियोटिक, परपोषित जीव। यूकैरियोटिक परपोषित जीव जो कि अपना भोजन अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये सारा था क्या? 5 जगत प्रणाली, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये सब क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? जीवों की नामकरण की द्विनाम पद्धति। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जो कि किसके द्वारा दी गई? हम सब जानते हैं, लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों के
नामकरण की द्विनाम पद्धति जो कि किसके द्वारा दी गई, कॉल लीनियस, जो कि द्वारा दी गई लीनियस के। ठीक है, गिवन बाय लीनियस। हम सब जानते हैं कि द्विनाम पद्धति में 3 टर्म्स होते हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स होते हैं द्विनाम पद्धति में? पहला, दूसरा और तीसरा। पहले नंबर पे कौन सी पद होता है? वंश। दूसरे नंबर पे कौन सा शब्द होता है? जाति। और तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? देने वाले वैज्ञानिक का नाम। हम सब जानते हैं कि जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति में 3 टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स क्या होता है? वंश। दूसरा टर्म क्या होता है? जाति। और तीसरा टर्म्स क्या होता है? देने वाले वैज्ञानिक का नाम। नहीं यार, जाति, वंश। फर्स्ट टर्म होता है जाति, दूसरा टर्म होता है वंश, और तीसरा टर्म्स होता है वैज्ञानिक का नाम। वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, ये ठीक है। सॉरी भाई, गलती के लिए। जाति, वंश और वैज्ञानिक नाम, ऐसे ऐसे करके लीनियस ने कुछ नाम दे रखे हैं और कई वैज्ञानिकों ने दिए। वो सारे नाम की मैं लिस्ट बना देता हूँ, और हो सकता है स्पेशली रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में तो ये पूछे ही जाते हैं। जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है अभी, जो कुछ महीने पहले हुआ था, हर पेपर में वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये याद होने चाहिए। ठीक है, एक तरफ लिख देता हूँ नाम, दूसरे लिखता हूँ मैं साइंटिफिक नेम। ठीक है भाई। नाम वैज्ञानिक नाम। पहला हम देखते हैं मानव। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस ली। होमो सेपियंस ली। दूसरा मेंढक। हम सब जानते हैं मेंढक का साइंटिफिक नाम क्या है? राना ट्राटिका। हम सब जानते हैं कि मेंढक का साइंटिफिक नाम क्या है? राना ट्रिटारिका। तीसरे नंबर पर बिल्ली। तीसरे नंबर पर बिल्ली, और बिल्ली का साइंटिफिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। चौथे नंबर पे कुत्ता। कुत्ते का साइंटिफिक नाम क्या है? CANIN, कैनिन।
FAMILIRIS। ठीक है। पांचवा है गाय। पांचवा है गाय। गाय का केमिकल का नाम क्या है? बॉस इंडिका। बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। ठीक है, बॉस इंडिकस। छठवां है मक्खी। मक्खी। और मक्खी का साइंटिफिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। सातवां का है गेहूँ। और हम सब जानते हैं कि गेहूँ का साइंटिफिक नाम क्या है? ट्रिटिकम आस्टिका। हम सब जानते हैं कि इसका गेहूँ का साइंटिफिक नाम क्या है? ट्रिटिकम आस्टिका। ठीक है। आठवां है आम। आम का साइंटिफिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। हम सब जानते हैं कि आम का साइंटिफिक नाम ही क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है भाई, तो ये कुछ द्विनाम पद्धति के नाम थे जो आपको याद होने चाहिए। और हम जानते हैं अक्सर इनसे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्पेशली रेलवे और एसएससी में तो पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आगे से कुछ और नामों के साथ, इनके कुछ नाम और नामों के साथ। और अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सेल यानी कोशिका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।